Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse News Analysis. Today is 7th June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट न्यूज है CBI गैदर्स एविडेंस 83 बॉडीज येट टू बी क्लेम. अब आप सभी को पता है यहाँ पे जो उड़ीसा का पूरा एक्सीडेंट हुआ है, जो 3 ट्रेन्स आपस में कोलाइड हुई थी, उसके कारण यहाँ पर हमने देखा था 288 पीपल्स की यहाँ पे क्या हुई थी, जान जा चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग क्या है यहाँ पर इंजर्ड हैं. अब यहाँ पे पूरा जो एविडेंस गैदर किया गया है CBI के द्वारा, पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है. तो यहाँ पर ये पाया गया है कि 83 जो बॉडीज हैं येट टू बी क्लेम, मतलब कि अभी इनको क्लेम नहीं किया गया है किसी के द्वारा कि ये उनके रिलेटिव्स हैं. ओके, तो अभी उनकी DNA सैंपलिंग वगैरह ये सारी चीजें की जा रही हैं. जो अथॉरिटीज हैं यहाँ पे DNA सैंपलिंग का प्लान कर रही हैं कि DNA सैंपलिंग करके वो क्या करेंगे, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज मदर चाइल्ड बर्न अलाइव इन मणिपुर एज क्राइसिस एस्केलेटेड. अब आप सभी को पता है कि 3 मई से यहाँ पर क्या चल रहा है, आपका मणिपुर में क्राइसिस चल रहा है. क्यों चल रहा है? यहाँ पे जो 2 ट्राइबल कम्युनिटीज है, मीती कम्युनिटी एंड कुकी कम्युनिटीज के बीच में यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, कंटेस्ट आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है. ओके, अब इसी के चलते हमने देखा था सेंटर ने जो BSF हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो 1000 से भी ज्यादा यहाँ पे जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्हें यहाँ पे पर्सनल्स को मणिपुर में डिप्लॉय किया गया था. स्टिल यहाँ पे जो क्राइसिस हो रहे हैं वो अभी यहाँ पर थमते हुए नजर नहीं आ रहे कि वो शांत हो जाए. कन्फ्लिक्ट अभी भी खत्म यहाँ पर नहीं हुआ है. हम यहाँ पर वेरियस क्राइसिस देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है. हाल ही फिलहाल में एक मदर और चाइल्ड को मदर चाइल्ड बर्न अलाइव इन मणिपुर क्राइसिस. यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि एक जो कम्युनिटी के पीपल्स में ही एक बच्चे को और उसकी मदर को मतलब जिंदा ही क्या कर दिया गया, जला दिया गया. तो इस कारण से जो क्राइसिस है और ज्यादा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें बढ़ता हुआ नजर आता है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इसको आप लिंक कर सकते हैं किससे, आपके GS पेपर 2 से. इसमें मनरेगा के बारे में है, तो आपकी जो स्कीम आ जाती है, स्कीम अगर कोई भी स्कीम आती है तो आपकी GS पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड हो जाती है. और बट ये जो आर्टिकल इसको आप GS पेपर 3 से भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर पहले हम कंटेक्स्ट की बात करते हैं. न्यूज क्या है हमारी? न्यूज ये है कि हमने यहाँ पर देखा कि जो वेरियस स्टेट्स हैं वो ये कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पर बंगाल की बात की जा रही है कि जो वेजेस देने चाहिए थे मनरेगा के अंदर, जो वेजेस था वो वर्कर्स को नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो सुप्रीम जो वहां की हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट सीक्स आंसर फ्रॉम सेंटर स्टेट ऑन फेलियर टू पे मनरेगा वेजेस इन बंगाल. तो बंगाल में यहाँ पर वेजेस क्यों पे नहीं की गई, उसके लिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की हाई कोर्ट ने क्या किया है, आंसर मांगा है किससे, सेंटर से और स्टेट गवर्नमेंट से, कि आप यहाँ पर मनरेगा वेजेस को पे करने के लिए आप फेल क्यों होते हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पर हमें टसल देखने को मिल रहा है कई कारण से. यहाँ पर हम देखते हैं कि वेरियस रीजंस हैं. हम दिल्ली का इशू आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र का आप यहाँ पे इशू देख सकते हैं, तमिलनाडु में यहाँ पे कितना ज्यादा सेंटर स्टेट का यहाँ पे क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट हमें दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है. यहाँ पर फिर आपका वेजेस वाला ये वाला भी इशू आ जाता है. तो यहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमने क्या किया था, जो ये मनरेगा पूरी स्कीम है, यहाँ पर हमने कुछ गाइडलाइंस, कुछ चीजों को इशू करा था कि स्टेट्स को ये क्या करना है, फॉलो करना है. कब किया था? 9 मार्च 2022 को. बट यहाँ पर जो सेंटर ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे, उन डायरेक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो नहीं किया गया. आपको यहाँ पे समझना है कि सेंटर गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ डायरेक्शंस यहाँ पे इशू करे थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, किसके अंडर, मनरेगा के अंडर. बट उन डायरेक्शंस को फॉलो अप नहीं किया गया, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. इसलिए यहाँ पर सेंटर ने कहा कि हमने यहाँ पे जो वेजेस थे, जो फंड था मनरेगा के अंदर, उसे स्टॉप कर दिया है. ओके, तो इसी के चलते देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सेंटर और स्टेट साथ में आते हैं. तो इसी के चलते यहाँ पर जो मजदूर समिति है, उन्होंने बंगाल की जो मजदूर समिति है, लेबर, उन्होंने ये कहा, उन्होंने पिटीशन फाइल करी कि यहाँ पर सेंटर और स्टेट का इशू है, तो ये अपने लेवल पर क्या करें, सेंटर और स्टेट लेवल पर क्या करें, यहाँ पर अपना जो इशू है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसे यहाँ पर रिजॉल्व करें. हमारे जो वेजेस है उन्हें क्यों रोका जा रहा है, हमें तो यहाँ पर पूरा पेमेंट मिलना चाहिए ना. तो इसके चलते यहाँ पे ये पिटीशन फाइल किया गया है. अब आप सभी को पता है यहाँ पर हमारे लिए ये तो पूरा हमने केस की बात कर ली कि सारी चीजें यहाँ पे पिटीशन क्यों फाइल की गई. आप देखेंगे द पिटीशन
WPA Clause P 237 of 2023 was filed before the High Court by Pashman Banga Khet Mazdoor Samiti. The organization described the deployments in the court the first step towards payment of pending मनरेगा wages in West Bengal. तो यहाँ पे PBKMS, यहाँ पे जो मजदूर समिति है, उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पिटीशन फाइल करी किसमें, हाई कोर्ट के सामने, कि हमारी जो पेंडिंग वेजेस हैं इसके अंदर आपकी क्या स्टेप्स होनी चाहिए. तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से आंसर मांगा है. इवन हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करे, मनरेगा के जो वेजेस हैं, जो पेंडिंग वेजेस हैं, उसे यहाँ पे पे किया जाए. अब आपके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, मनरेगा. मनरेगा क्या है आपकी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये कब आता है आपका, 2005 में. इसका मेन रीजन क्या था, हम बात करते हैं कि यहाँ पे रीजंस क्या थे मनरेगा को लेकर आने के लिए. तो सबसे बड़ा पहले हम रीजंस की बात करते हैं. पहला रीजन यहाँ पर क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा था. अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, जो रूरल पीपल थे वो किस तरफ मूव कर रहे थे, अर्बन एरिया की तरफ यहाँ पर ज्यादा जा रहे थे, जिसके कारण हम क्या देख रहे थे कि रूरल एरिया से जो एक तरीके से पॉपुलेशन थी, बहुत बड़ा जो लार्ज पॉपुलेशन का ट्रांसफर हो रहा था अर्बन एरिया में. तो ये इसको रोकने के लिए जो अर्बन टू अब हम देख रहे थे रूरल टू अर्बन ये माइग्रेशन हो रहा था, तो इस चीज को रोकने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, मनरेगा को लेकर आए. क्योंकि अर्बनाइजेशन हो क्यों रहा था, क्योंकि उन्हें काम चाहिए था, उन्हें पैसे चाहिए थे, है ना. तो वो क्या कर रहे थे, जॉब की तलाश में वो कहाँ जा रहे थे, अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहे थे. तो इस माइग्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पर मनरेगा को लेकर आया गया. दूसरी बात यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ज़्यादातर हमने यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मशीन्स आ चुकी हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम देखते हैं आपकी कटाई की मशीन आ गई है, आपकी जो सीड्स को यहाँ पर बोते हैं तो उनकी यहाँ पर मशीन्स आ गई हैं, वेरियस मशीन्स आ गई हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो रोल है ना, एग्रीकल्चर फील्ड में उनका जो रोल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमें कम नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, लोग यहाँ पे फ्री होते हैं और उसके कारण कहाँ जा रहे थे, मनरेगा मतलब कि अर्बन एरिया की तरफ वो मूव कर रहे थे. तो इस चीज को यहाँ पे टैकल करने के लिए अब जब लोग यहाँ से धीरे धीरे मूव आउट करने लगेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, उस रूरल एरिया में लोग बचेंगे ही नहीं. मतलब लोग तो होंगे बट लोग ऐसे बचेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उस पर्टिकुलर रीजन में डेवलपमेंट नहीं होगा. तो यहाँ पर हम क्या लेकर आए, मनरेगा लेकर आए, जिससे हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे पर्टिकुलरली XYZ यहाँ पे कोई एरिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे, जैसे कि रोड बनाना, रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया, और इन सारी चीज़ों में लोगों को क्या किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, तो मनरेगा की हम बात करते हैं. मनरेगा क्या है आपका, The primary objective of the scheme is to guarantee 100 days of employment in every financial year to adult member of any rural household willing to do public work related unskilled manual work. तो यहाँ पर जो unskilled manual work होता है उसमें काम करने के लिए कोई भी एक इंसान, आपका जो घर है यहाँ से उसने डिमांड, एडल्ट होना चाहिए, 18+ वो पर्सन होना चाहिए. वो क्या, उसका जो ऑब्जेक्टिव वो क्या कर सकता है, यहाँ पे उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ये स्कीम हम देखते हैं कि 2022 एंड 23 का ये डेटा आता है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि मनरेगा के अंडर 14.4 करोड़ जो एक्टिव वर्कर्स अभी आपको देखने को मिलते हैं. की फीचर्स देखते हैं मनरेगा के. ये कैसी पॉलिसी, आपकी डिमांड ड्रिवन स्कीम है ना. यहाँ पर आप डिमांड करते हैं कि हाँ, जैसे कि अगर आप खाली बैठे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम कर लूंगा तो मुझे यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे, तो ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है. अगर आपने डिमांड करी, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपकी पंचायत होती, ग्राम पंचायत, जहाँ पर हम डिमांड करते हैं काम की, वहाँ पर कोई काम नहीं, बट आपने क्या करा, डिमांड करी यहाँ पर, तो उस डिमांड के बेसिस पर क्या होगा, आपको 100 डेज का क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा. और अगर उनके पास काम नहीं होगा, तो अगर आपने यहाँ पे डिमांड कर दी है और उनके पास क्या है, काम नहीं है, फिर भी आपको वहां पर क्या होगा, वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे. ओके, आपके लिए फिर बाद में वर्क को अवेलेबल कराया जाएगा. इसमें एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस की बात करते हैं. ग्राम पंचायत हैज मैंडेट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द वर्क एप्लीकेशन. इफ इट फेल्स द वर्कर विल गेट एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. तो यहाँ पर हमने वही बात करी कि अगर आपने यहाँ पर डिमांड कर ली है किसकी, कि हमें आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और विद इन 15 डेज अगर आपको यहाँ पर काम नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. यहाँ पे टाइमली पेमेंट की जाती है. विमेन एम्पावरमेंट में इसमें सबसे ज्यादा इसने रोल, यहाँ पर इफेक्टिव रोल किया है. रूरल एरिया में ये जो स्कीम है आपकी कहाँ की, रूरल एरिया की है, आपको ये याद रखना है, अर्बन एरिया की नहीं है. इसलिए यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि अर्बन एरिया में भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की कुछ स्कीम्स को लेकर आया जा सकता है. इसने विमेन एम्पावरमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. हम देखते हैं मिनिमम 1/3 ऑफ द वर्कर्स शुड बी विमेन. यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि
इसमें जो वर्कर्स होंगी तो 1/3 जो वर्कर्स होनी चाहिए वो कौन होनी चाहिए, आपकी वेमेन होनी चाहिए। मिनिमम वेजेस प्रोवाइड होते हैं, वेज पेमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। इसमें जो आपको वेज दिया जाएगा, मतलब जो आपको यहाँ पे सैलरी अलाउंसेस दी जाएंगी, तो उसमें ये कहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंडर जो वेजेस का प्रोविजन है, वेजेस को उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे। ओके, ग्राम सभा कंडक्ट सोशल ऑडिट टू इनेबल कम्युनिटी टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। बोथ द सेंटर एंड स्टेट हैज शेयर द फंडिंग ऑफ दिस स्कीम। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट की यहाँ पे शेयर फंडिंग की जाती है इस स्कीम के अंडर। तो हमने यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स देख लिए और कुछ की फीचर्स देख लिए मनरेगा के अंडर। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं, इशूज की बात करते हैं। ठीक है, पहला इशू इसमें आई थिंक इश्यूज नहीं लिखे हैं, आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। आपका पहला इशू क्या आ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर और स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट है। किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट है। दूसरा यहाँ पे इशू क्या आता है, वेजेस का। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो वेजेस प्रोवाइड किए जाते थे वो हैंड टू हैंड किए जाते थे, मतलब कि आपने काम किया, फिर आपको रात में जब आपका काम खत्म हो गया आपको यहाँ पे पैसे दे दिए जाते थे। बट इसमें क्या होता था, जो पूरा फंड यहाँ पर आता था कि आपको ये पूरे सैलरी में देने थे, तो यहाँ पे बीच में जो मिडिल मैन होता है ना, मिडिल मैन क्या कर लेता था कि उससे जो आधा फंड होता था वो खुद के लिए रख लेता था और बाकी जो पैसे होते थे वो वर्कर्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था। तो दूसरा पहला इशू ये आ जाता है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए यहाँ पर फिर गवर्नमेंट क्या लेकर आती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी स्कीम को लेकर आती है कि डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो वर्कर्स होते हैं उनके अकाउंट में पेमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे थर्ड इशू क्या आता है आपका, अटेंडेंस वाला फिर इशू आता है। अटेंडेंस वाला ऐसा इशू होता है जैसे कि ये ग्राम सभा की तरफ से आपको पूरा जो आपकी पंचायत होती है वो काम प्रोवाइड करती है। ठीक है, बट क्या होता है जैसे कि ग्राम सभा है, कोई वहाँ के जो प्रधान होते हैं, पंचायत होते हैं, ठीक है, जो हेड होता है वहाँ का, उनकी जो कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, तो उन्होंने उनको क्या कर दिया कि काम प्रोवाइड कर दिया, और काम प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि वो तो घर में बैठे हैं, काम भी नहीं हो रहा और उनको वेजेस भी मिल रहे हैं, इस तरीके की चीजें हुई। तो यहाँ पर क्या किया, अटेंडेंस का प्रोविजन लेकर आया गया। बट इसमें अटेंडेंस लगाने में भी क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी। पहली प्रॉब्लम क्या, टेक्नोलॉजी की, कि लोगों के पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है कि वो क्या कर सके, अटेंडेंस को पुट आउट कर सके। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं। फोर्थ हम यहाँ पे देखते हैं, वेजेस में डिले होना। क्या, वेजेस में डिले होना, सेंटर स्टेट के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के कारण क्या हो रहा है, वेजेस में डिले हो रहा है। तो ये कुछ इश्यूज हैं किसके साथ, मनरेगा के साथ। ओके, अब मनरेगा की अगर हम बात करते हैं तो कोविड-19 के टाइम पे मनरेगा ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की थी। इसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट का डेटा आता है, ओवर 11 करोड़ पीपल वर्क अंडर द मनरेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 अलोन। फ्यू अदर अचीवमेंट्स ऑफ द स्कीम लास्ट ईयर आर, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 2020 एंड 21 में सिर्फ एक साल के अंदर 11 करोड़ पीपल ने क्या किया है, मनरेगा के अंडर यहाँ पर काम किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ये इफेक्टिव स्कीम है, बट इसे सही से इम्प्लीमेंट करने की हमें सिर्फ क्या है, जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अभी जो प्रॉब्लम आ रही है किस चीज से रिलेटेड आ रही है, आपकी जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर आया गया है और जो वर्कर्स को यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है कि जो उनकी अटेंडेंस होगी वो ऐप के थ्रू यहाँ पर किया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा। बट यहाँ पर वही टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग अपनी अटेंडेंस को यहाँ पर पुट आउट नहीं कर पा रहे, मतलब उनकी अटेंडेंस यहाँ पर नहीं लग पा रही, और जब अटेंडेंस नहीं लग पा रही है जिसके कारण उनके डेज क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और उन्हें जो प्रॉपर सैलरी वेजेस मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये मनरेगा से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज द इंडियन पॉलिटी अ डेमोक्रेटिक डायग्नोसिस। अब देखिए इस आर्टिकल में सिर्फ आपको ये वाला जो पोर्शन है इसको पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक और इसको लेकर यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि सिर्फ ये बताया गया कि जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी आइडियोलॉजी क्या है। इस टाइम पर जो अगर काम देखते हैं, गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, ठीक है। पार्लियामेंट का, इसमें मेनली पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट का मेन रोल क्या है। आपकी जो पार्लियामेंट होती है उसका मेन रोल अगर हम देखें तो क्या करना है कि ओवरसाइड द एग्जीक्यूटिव, ओवरसाइड द एग्जीक्यूटिव को ओवरसाइड करना है, मतलब कि आपको अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है। आप कोई बिल एंड पॉलिसी लेकर आते हैं उसका डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए, कहाँ, आपकी पार्लियामेंट में। यहाँ पर डिसेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द पार्लियामेंट। बट आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है यहाँ पर उसका ये जो पर्टिकुलर ये जो रोल है वो उसको यहाँ पर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मेनली यही बताया गया कि
इस टाइम पर ट्रेंड चल रहा है किसका, हिंदुत्व का, डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा चल रही है। यहाँ पर किसके बारे में बात की गई, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उस पर क्वेश्चन किया गया है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तो हमने इसका इनोग्रेशन तो कर लिया है, बट यहाँ पर जो पार्लियामेंट है क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं। यहाँ पर जो न्यू पार्लियामेंट बनाई गई है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट में वेरियस पिटीशन भी फाइल की गई थी, आपने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था, हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन करना, गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन कर रही, चाहे वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हो या प्रेसिडेंट हाउस हो या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रही हो, तो ये उनके एम्बिट के अंदर आता है। ये उनके राइट का जो एक एम्बिट होता है वो उसके अंडर आता है कि वो कुछ भी कंस्ट्रक्शन कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हाई कोर्ट कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती है, बट ऑब्जेक्शन कहाँ करेगी, मतलब कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वहां पर ऑब्जेक्शन कब करेगी कि जब उस चीज में क्या हो, हमें करप्शन दिखे, है ना। आपने जो ऑर्डर दिया, कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया, सारी चीजें यहाँ पर हमें करप्शन दिखता है, पैसे की यहाँ पे इधर उधर होती है, तो उस चीज पर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे किसी भी चीज का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इन सारी चीजों पर अब क्या है, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से करके यहाँ पे जो पिटीशन था उसको भी हटा दिया था। ओके, अब इसमें यहाँ पर हमने क्या बात करी कि पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट का मेन काम क्या होता है कि ओवरसाइड द एग्जीक्यूटिव यहाँ पे क्या पॉलिसी लेकर आती है, क्या प्रोग्राम लेकर आती है, तो उसको अकाउंटेबल बनाना, उस पॉलिसी और बिल पर क्या होना चाहिए, डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए प्रॉपर, यहाँ पे डिसेंट होना चाहिए, है ना। हम यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, बट ये जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पे क्या होती है, नजर नहीं आ रही हैं। हम मेन पार्टी की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट है मेजोरिटी पार्टी में है, तो ज्यादातर जो आपके बिल्स होते हैं वो ऑर्डिनेंस के थ्रू आ रहे हैं, है ना। ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्हें क्या किया जा रहा है, उनके बिल आ रहे हैं। जो आपकी अपोजिशन पार्टी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी बिल आता है उस पर डिबेट और डिस्कशन नहीं होना चाहिए, जो कि आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, डिबेट और डिस्कशन किसी भी पर बिल होना, ये आपका मेन फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, कि आप कोई भी बिल लेकर आ रहे हैं तो उस पर डिबेट और डिस्कशन जरूर होना चाहिए। बट इस चीज पर क्या हो रहा है, डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है। इसमें कुछ चीजें बताई गई, उन्होंने ये कहा कि अब देखते हैं, इट इज क्लियर दैट पार्लियामेंट हैज लॉस्ट इट्स इफेक्टिवनेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्क्रूटनी, अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट, इंस्टेड डिवाइस ऑफ डिसरप्शन क्राफ्टेड इन अपोजिशन एंड इनोसेंटली डिसओन्ड इन गवर्नमेंट आर सॉट टू बी लेजिटिमेट। अवर ऑल लीडरशिप ऑफ द डे इंडोर्स इन इट बाय स्टडी, साइलेंस एंड लैक ऑफ अटेंडेंस। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि हमें क्या देखने को मिलता है, आपकी जो पार्लियामेंट है इफेक्टिव नहीं है। पहली बात तो उसकी सिटिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है, सिटिंग भी होती है, आपकी जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं उसमें सिटिंग नहीं होती है, सिटिंग्स होती है उसमें तो लैक अटेंडेंस नहीं होती है, जितने यहाँ पे प्रॉपर एमपीज प्रेजेंट होने चाहिए उनकी अटेंडेंस नहीं होती है, जिसके कारण हम क्या देखते हैं, कोई भी बिल आता है, कोई भी चीजें आती है, उस पर डिबेट नहीं हो पाता है। ओके, तो देखिए इसमें सिर्फ आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये इसमें कुछ भी फैक्ट नहीं था, ये सिर्फ एक जनरल सा डिस्कशन था कि पार्लियामेंट का एक मेजर रोल क्या होना चाहिए और आज के टाइम पर यहाँ पर क्या चीजें हैं। बट हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट का मेन रोल होना चाहिए, स्क्रूटनी करना है ना, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, यहाँ पे डिसेंट को यहाँ पे इंश्योर करना, तो ये सारी चीजें हमें नजर नहीं आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अ ग्लोबल ऑर्डर एज टेक्नोलॉजीज मच नीडेड पोल स्टार। अब ग्लोबल ऑर्डर की बात हो रही है, जो टेक्नोलॉजी है, आज का टाइम जो आपका आ गया टेक्नोलॉजी का आ गया है, और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है हमें क्या दिखाई दे रही है कि कोई भी जो एक फिजिकल बॉर्डर होता है, चाहे आप इंडिया से रिलेट कर रहे हो, आप यहाँ पर पाकिस्तान के हैं, आप चाइना के हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान आ गया, रशिया आ गया, यूएस है, आपका यूएसएसआर है, आपका ये सेंट्रल एशिया यूरोप आ गया। पूरा वर्ल्ड में देखें तो हमारे बीच में अगर हम देखते हैं जो बॉर्डर एक फिजिकल बॉर्डर होता है, बट टेक्नोलॉजी यहाँ पर बॉर्डर को क्या करता है, नहीं मानता है ना। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो बॉर्डर को नहीं मानता है, इसलिए हमें क्या जरूरत है, एक ग्लोबल ऑर्डर की जरूरत है, मतलब सारी जो कंट्रीज है उन्हें एक साथ आना होगा, और ये जो टेक्नोलॉजी है इससे हमें डील करने की क्या है, जरूरत है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। पहले यहाँ पे कुछ चैलेंजेस की बात की गई है, नेशन स्टेट को डिफाइन किया गया कि नेशन स्टेट होते क्या है ना। यहाँ पे नेशन स्टेट की बात करते हैं, नेशन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट इज अ टेरिटोरियल बाउंडेड सोवरेन पॉलिटी। तो नेशन स्टेट की बात करते हैं, ये क्या है, एक आपकी सोवरेनेट पॉलिटी होती है। नेशन बाउंडेड मतलब आपका ये पर्टिकुलर एरिया है, ये आपका लैंड है, यहाँ पर आपने क्या करा है, सोवरेन पॉलिटी को बाउंड करके रखा है, तो ये आपकी क्या होती है, नेशन स्टेट होते हैं।
However, this fundamental notion of nation state of a geographical unit in which citizens live is undergoing a massive change because of technology. बट यहाँ पर हमने ये जो geographical unit को define किया कि ये जो particular यहाँ पर ये land है, यहाँ पर क्या है, population है, यहाँ पर sovereignty है, ओके यहाँ पर एक जोग्राफिकल एरिया है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये किसको डिफाइन करते हैं, नेशन स्टेट को। जहाँ पर ये चार चीज़ें होती हैं इसे हम कहते हैं क्या, नेशन स्टेट। ये आपके नेशन स्टेट की डेफिनेशन होती है। बट टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, टेक्नोलॉजी जब से आई है तो यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो नोशन है आपका नेशन स्टेट को, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब जैसे कि हम देखते हैं क्या, आपके साइबर अटैक्स कितने ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। तो एक तरीके देखिए साइबर अटैक हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी की आपकी बॉर्डर देखती है कि ये बॉर्डर है, मुझे इस बॉर्डर से आगे यहाँ पर नहीं जाना है। तो यहाँ पर साइबर अटैक जो होते हैं वो यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी को, मतलब कि कोई भी बॉर्डर को नहीं देखती हैं। तो आप देखेंगे कि the physical aggression invasion, there is a now several externalities occurring across the border of nation state, that is cyber attack, which have ripple effect on the physical boundaries to challenge their socio-economic political existence. अब ये जो साइबर अटैक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो आपका ये स्टेट है, नेशन स्टेट है, वहाँ की सोवरेनिटी है, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, उसको पूरी तरीके से क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है। आप बैठे इंडिया में, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इंडिया में बैठे हैं और आप यहाँ पे यूएस के बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, यूएस का जो सिस्टम उसको आप हैक कर सकते हैं, वहां पर साइबर अटैक कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो क्या इसने यहाँ पे बाउंड्री को देखा, क्या इसने यहाँ पे डिस्टेंस को देखा कि हाँ ये कितना दूर है, आप इंडिया में है यहाँ पर, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपके लिए, ओके, इसे आप यहाँ पर सीरियस ना लीजिएगा। तो देखिए हम बैठे कहाँ हैं, इंडिया में है, और हम अटैक कहाँ कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं, ओके। तो सिर्फ मतलब कि यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमें इसके लिए क्या करना होगा, ग्लोबल ऑर्डर की जरूरत है। हम देखते हैं वेरियस कंट्रीज में डिफरेंट लॉज होते हैं, डेटास को किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है, गवर्न करना है, बट वो क्या होते हैं, टेरिटोरियल यहाँ पर आपके लॉज होते हैं जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर जो आपका नेशन स्टेट है, जो टेरिटरी है, वहाँ पर वो लॉ क्या होता है, आप लागू करते हैं, ओके। बट हम जब उस लॉ को क्रॉस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका, हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये एक नेशन स्टेट है, ये ए नेशन स्टेट है, ये दूसरा बी है। अब यहाँ पे इसके कुछ रूल्स और लॉज जो हैं अलग हैं, यहाँ पे इसके लॉज अलग हैं। यहाँ पर कोई साइबर अटैक होता है, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजिकल ग्लिच आता है, तो उसके कुछ जो इफेक्ट, मतलब कि जो लॉज हैं उसको डील करने के लिए वो अलग हैं। बट इसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर बैठ कर इसने क्या किया, यहाँ पर अटैक किया, तो इनकी क्या है, जो लॉज है वो अलग है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि फिर अगर ये इनको क्लेम करना चाहते हैं तो उनकी जो लॉज हैं, इनके लॉज यहाँ पर डिफर करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम ग्लोबल ऑर्डर एक चाहिए, कि हमें साथ में आना होगा और हमें एक गवर्निंग जो कॉम्प्लेक्सिटी है टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके लिए हमें एक म्यूचुअल कंसेंट में एक प्रॉपर, मतलब कि एक कंक्रीट चीज लेकर आनी होगी। अब इसमें कुछ चीजें डिस्कस की गई हैं, क्या डिस्कस की गई कि देखिए कि जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं तो उसमें पहली चीजें क्या आ जाती हैं कि geographical based rule are no longer easily enforceable simply because of the declining significance of conventional geographical border in the era of high technological। तो यहाँ पर जो geography based rules होते हैं उनकी आज के टाइम पर कोई भी वैल्यू नहीं हो है। क्यों? क्योंकि जो आपकी आज का जो टाइम है वो कैसा है, एरा ऑफ हाई टेक्नोलॉजी है। ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स यहाँ पर कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं, ओके। यहाँ पर थर्ड बात करते हैं, आपका थर्ड क्या आता है कि जैसे कि इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, आपकी न्यू टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, यहाँ पे इमर्ज होकर आ रही है। तो इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हैज एक्सपोज द इनकैपेसिटी एंड इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन स्टेट टू एडमिनिस्टर द रेगुलेट दीज टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो उनको इनेबल करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए नेशन स्टेट, मतलब उनको एडमिनिस्टर करने के लिए नेशन स्टेट जो है, गवर्नमेंट्स हैं, वो इनेबल हैं और इनकेपेबल हैं कि क्या कर सके, जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसे रेगुलेट कर सकें। तो ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम आ रही है। चौथी अगर हम बात करते हैं, लास्ट में इसमें ये कहा गया है कि these entities have transitional physical boundaries to collaborate with the rest of the world। तो अगर हमें यहाँ पे इस चीज़ से जो टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे साइबर अटैक्स होते हैं इनसे टैकल करना है तो वर्ल्ड को एक साथ क्या करना होगा, कोलैबोरेट करना होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्हें एक साथ क्या करना होगा, कोलैबोरेट करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका टेक्नोलॉजी है उससे यहाँ पर डील कर सकते हैं, ओके। अभी देखिए इसमें लास्ट में ये कहा है कि आप ये देखेंगे कि हम बात करते हैं किसकी, गूगल की, अमेजन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर हम इसका पूरा ये जो आपके क्या है 5 लार्जेस्ट अमेरिकन टेक्नोलॉजी
टेक कंपनीज हैं, है ना, जिनका वैल्यूएशन देखें तो कितना है, $4,100 बिलियन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जर्मनी की जो इकोनॉमी है, जर्मनी क्या है, लार्जेस्ट फोर्थ इकोनॉमी है वर्ल्ड की, उसको भी यहाँ पे क्या करके रखा है, इनको जो हम देखते हैं वैल्यूएशन है उसको भी सरपास करके रखा है। अब इन कंपनीज के पास क्या होता है, सबसे बड़ा आपका डेटा होता है। सबसे बड़ा आज के टाइम पे जो आपकी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज जो वेपन है कंट्रीज के पास है वो क्या है, डेटा होता है। तो डेटा आपका हम देखेंगे, दिस मीन्स डेटा हैव बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर आवर टाइम्स एंड ओनली अ हैंडफुल ऑफ कंपनीज नाउ होल्ड अनपैरेलल्ड इकोनॉमिक पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर इट। तो देखिए इन जो कंपनीज की बात करते हैं, आप गूगल की बात करते हैं, अमेजन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आपका जो मेटा आ गया यहाँ पर, तो इनके पास क्या है, आपका बहुत बड़ा डेटा है ना। और जो कुछ ही कंपनीज है जिनके पास यहाँ पर डेटा है और वो एक तरीके से क्या कर सकती हैं, ये जो डेटा है इसको एज अ वेपनाइज कर सकती हैं और किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क लेकर आना होगा जिससे हम क्या कर सकें, जो ये डेटा ट्रांसफर होता है, आपका डेटा प्राइवेसी लॉ है, उसको हमें ज़रूरत है लेकर आने की। इंडिया में भी हमें क्या ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को लेकर आना होगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, इससे डील करना होगा। ओके, अभी इंडिया के पास बहुत ही अच्छा चांस है कि इंडिया के पास क्या आपकी G20 की प्रेसिडेंसी है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर इशू है इसको यहाँ पर सामने लेकर आ सकते हैं और फैसिलिटेट कर सकते हैं। जो कंट्रीज हैं वेरियस, आपकी जो 20 यहाँ पे जो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर इनके साथ कोलैबोरेशन किया जा सकता है कि हम क्या कर सकें, ये जो आपका टेक्नोलॉजी है ना, साइबर अटैक्स हैं, ये जो यहाँ पर हम इससे क्या कर सके, डील कर सके। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज सीइंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इट्स स्टेट। अब देखिए कोई भी आपका प्रोग्राम आता है, हम यहाँ पे जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो कमिटमेंट्स करती है, तो ये कमिटमेंट्स सेंटर के पास तो कोई ऐसा लैंड है नहीं कि जैसे कि यहाँ पे दिल्ली है, आपका न्यू दिल्ली क्या हो जाता है, आपका कैपिटल है। ओके, न्यू दिल्ली आपकी कैपिटल है। तो सिर्फ वो जो पॉलिसी लेकर आ रही है सेंटर गवर्नमेंट और कोई प्रोग्राम लेकर आ रही है, कोई एम ला रही है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव है कि हमें 2070 तक हमें क्या करना है, नेट जीरो एमिशन कंट्री बनना है, 2030 तक हमें क्या करना है, 50% जो हमारा एमिशन है उसको कम करना है। तो ये क्या होगा, पूरे इंडिया लेवल पर होगा, है ना, कि सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, मतलब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिस है वहां पर नेट जीरो एमिशन होना चाहिए, बाकी तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या होता है, पूरा आपका इंडिया, जो आपका पूरा इंडिया है, हम बात करते हैं किसकी, ये आपका इंडिया है पूरा, यहाँ पर आपका इंप्लीमेंट होगा, है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या आता है, आपके पूरे इंडिया में कौन आते हैं, स्टेट्स आते हैं। तो यही इसमें बात की जा रही है कि कोई भी यहाँ पर जो हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसके थ्रू होगा, आपका कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एम लेती है, आप टारगेट लेती है, तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए सेंटर, जो आपकी स्टेट होती है, जो सेंटर्स के यहाँ पे टारगेट्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो टारगेट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जो आपकी स्टेट्स होती है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। फिर यहाँ पे आपकी जो पूरा असेसमेंट होता है उस बेसिस पर हम कहते हैं कि हाँ हमने इस टारगेट को क्या किया है, फुलफिल किया है। ओके, आपको यहाँ पे जो मेन क्रक्स है उस चीज का ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे ये टारगेट है, हम देखेंगे इन द अपकमिंग G20 फोरम इंडिया इज प्लानिंग टू प्रपोज अ मल्टीपल एनर्जी पाथवे अप्रोच टू अकोमोडेट द डाइवर्स कंटेक्स्ट एंड डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज ऑफ द कंट्रीज। यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेशन करते हैं क्रूड ऑयल से, उसका 50% हम कट डाउन करेंगे। यहाँ पर नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। आपकी जो 50% इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कैसी होगी, नॉन फॉसिल होगी। और 2070 तक हमें क्या करना है, यहाँ पर नेट जीरो एमिशन का हमारा ये टारगेट है। अब ये जो टारगेट है इसे कैसे अचीव किया जाएगा, यहाँ पर वेरियस जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उसे लेकर आया जाएगा और वो कहाँ पर इंप्लीमेंट होंगी, आपकी स्टेट लेवल पर इंप्लीमेंट, आपकी जो स्टेट्स हैं वहां पर क्या होगा, उन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो स्टेट्स आर क्रिटिकल एक्टर इन इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन एज देयर इज अ मल्टी टायर गवर्नेंस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूजेस। तो स्टेट क्या है, क्रिटिकल एक्टर है कि इंडिया का जो हम ये एनर्जी ट्रांजिशन का जो फेज देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि मल्टी टायर गवर्नेंस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूजेस यहाँ पर हमें जरूरत है, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट्स है इसको अचीव किया जा सकता है। ओके, एन इफेक्टिव ट्रांजिशन विल रिक्वायर ब्रिजिंग द एम्बिशन एंड इंप्लीमेंट गैप्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिशन है उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेंटर और स्टेट के बीच में ये जो गैप है इस टाइम पर हम देख रहे हैं उसे यहाँ पर ब्रिज करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एम्बिशन है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर स्टेट्स की बात करते हैं। स्टेट्स हमारे लिए इतना मैटर क्यों करते हैं, हमने अभी इसकी इंपॉर्टेंस देख ली, फिर से हम देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं।
It's India's achievement on its 2022 target for 175 gigawatt renewable energy offers some insight into the complexity. हमने यहाँ पर क्या किया था, 2022 तक हमने ये टारगेट रखा था इंडिया ने कि हम क्या करेंगे, 175 जो गीगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर अचीव करने का हमारा टारगेट था। तो इसमें हमने देखा था कि कुछ जो स्टेट्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। गुजरात, कर्नाटक की बात करते हैं, राजस्थान, तो इन्होंने जो टारगेट है उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। अबाउट 80% जो करंट हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वहां पर इन स्टेट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। हम यहाँ पे 6 स्टेट्स की बात करते हैं, वेस्ट और साउथ ऑफ इंडिया, तो उन्होंने 80% जो हमारा टारगेट था, हम जो ये 175 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे थे, तो उसमें 80% जो है किसने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, हमारी वेस्ट और साउथ की स्टेट्स ने। ओके, तो यहाँ पे हमारे लिए स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनर्जी ट्रांजिशन में। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो स्टेट्स आर स्फीयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आर क्रिटिकल टू द रियलाइजेशन ऑफ नेशनल टारगेट। तो यहाँ पे जो नेशनल टारगेट्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाता है, स्टेट में। स्टेट क्या है, आपका स्फीयर है जहां पर हमारे जो टारगेट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेट गोल को सेट करती है, उसका जो इम्प्लीमेंट होता है उसको अचीव करने कहाँ पर होता है, आपकी स्टेट में होता है। सेकंड हम बात करते हैं लीगेसी इशू इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर सच एज हाई लॉसेस, अनरिलायबल सप्लाई एंड सर्विस क्वालिटी इज लेफ्ट एड्रेस्ड, कुड बी एक्सरबेटेड बाय द ट्रांजिशन। तो यहाँ पर देखिए स्टेट्स में हम क्या देखते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लॉस होता है, सेंटर को भी लॉस होता है, आपकी जो स्टेट होती है वहाँ भी लॉस होता है, आपकी जो सर्विस क्वालिटी है, सप्लाई है, ये भी क्या है, बहुत चीज़ें अनएड्रेस है, इनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। हम देखते हैं ना, कभी भी लाइट नहीं होती है, लाइट होती है, सप्लाई अच्छी नहीं होती, कुछ एरियाज में सही लाइट होती है, कुछ एरियाज में लाइट सही नहीं होती है। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए जो एनर्जी ट्रांजिशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं, स्टेट एज अ लेबोरेटरीज ऑफ पॉलिसी इनोवेशंस हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल टू इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। स्टेट किस तरीके का काम करती है, आपकी लेबोरेटरीज का काम करती है। लेबोरेटरीज का किस तरीके से काम होता है, जैसे कि हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो लैब में जाकर रिसर्च करते हैं, उस पर सर्च करते हैं सारी चीजें, उसके बाद फिर हमारा रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ पर जो स्टेट्स होती हैं, इनकी जो पॉलिसीज होती हैं, इनोवेशंस होती हैं, पहले क्या किया जाता है, स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर हम देखते हैं उसका पर्टिकुलर रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है। तो इंडिया का जो ये एनर्जी ट्रांजिशन है इसमें स्टेट्स किस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं, एज अ लेबोरेटरी यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें देखिए एग्जांपल दिया गया है किसका, गुजरात एंड राजस्थान ऑन सोलार एंड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ऑन विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, गुजरात और राजस्थान में सोलार एनर्जी के इनिशिएटिव्स लिए हैं और महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली उस हमारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर सकती है। इसी तरीके से हमने पीएम कुसुम, आप इसको याद रख सकते हैं, पीएम कुसुम इज एन अडॉप्शन ऑफ सक्सेसफुल स्टेट एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एट अ नेशनल स्केल। तो यहाँ पे पीएम कुसुम आपकी आती है, इसको हमने अडॉप्ट किया है, जिसमें स्टेट्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। हमने 1-2 स्टेट्स पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि जो सोलराइजेशन है आपका, सोलार एनर्जी का हम यूज एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद ये जो पीएम कुसुम जो आपकी स्कीम आती है, इसके अंडर हम नेशनल स्केल पर क्या करते हैं, जो सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, फोर्थ हम बात करते हैं, जो स्टेट्स होते हैं आपके रोड ब्लॉक ऑफ द नेशनल गोल्स, पर्टिकुलरली व्हेन द गोल्स आर परसीव्ड टू बी मिसलिंक्ड विद स्टेट प्रायोरिटीज। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो आपकी नेशनल गोल्स होते हैं पर्टिकुलरली कभी कभी क्या होते हैं, जो स्टेट की प्रायोरिटीज होती है उससे अलाइन नहीं होते हैं, मिस अलाइंड होते हैं। तो यहाँ पर उस चीज को परसीव करने के लिए स्टेट को वहाँ पे मनाना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती कि जो हमारे गोल्स है वो स्टेट की जो प्रायोरिटीज है उसके साथ क्या कर जाए, अलाइन कर जाए। इसलिए यहाँ पर स्टेट्स क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एक स्टेट लेवल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, द कंप्लेंट as a companion to the techno-economical discourse there is a need for a state level framework to understand plans action। तो यहाँ पर हमें एक स्टेट लेवल फ्रेमवर्क की जरूरत है, जिससे हम क्या कर सके, जो हमारे प्लान्स है उसको यहाँ पर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके और उन्हें समझा जा सके। पहले इसमें कुछ फ्रेमवर्क्स की बात की गई, क्या क्या फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं। तो इट हेल्प्स टू ब्रॉडन द transition discourse from narrow set of outcomes and include the process that shapes the outcomes। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो ट्रांजिशन हम धीरे धीरे कर रहे हैं उसमें हम छोटे छोटे आउटकम्स निकाल रहे हैं, मतलब कि जो हमें
प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, उसमें छोटे छोटे आउटकम्स को सेट किया जा रहा है कि हमें पहले ही छोटे छोटे जो टारगेट्स है उसको अचीव करना है। उसमें हम देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है, अकाउंटेबिलिटी को, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर टैकल देखा जाएगा। सेकेंड क्या है, इट लीड टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंटी विच कुड इनेबल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस एंड इंश्योर पब्लिक लेजिटिमेसी। तो देखिए, अब आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर वेरियस चीज़ें लेकर आ रही है, इंडेक्स प्रोजेक्ट लेकर आती है कि कौन सा स्टेट किसी पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे कितना, उनको रैंकिंग दी जाती है कि यहाँ पर इस चीज़ में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वाटर के लेवल पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उस पर अच्छा काम कर रहे हैं, सोलार एनर्जी पे ऐसा काम कर रहे हैं, और उस बेसिस पे क्या की जाती है, स्टेट्स को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इससे क्या होगा, ये जो हम स्टेट लेवल फ्रेमवर्क लेकर आएंगे ये ट्रांसपेरेंसी को लीड करेगा। यहाँ पर वेरियस हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब जब इस तरीके की जो रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है तो एक कॉम्पिटिशन बढ़ता है स्टेट्स के बीच में कि हाँ हमें यहाँ पर अच्छा करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और ट्रांसपेरेंसी भी होगी। फाइनली सीइंग द एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू स्टेट्स प्रिपेयर्डनेस वुड क्रिएट अ ग्रेट सेंसिटिविटी टू स्टेट लेवल डाइवर्सिटीज ऑन प्रायोरिटीज। तो यहाँ पर स्टेट प्रिपेयर्डनेस की बात की जा रही है कि स्टेट प्रिपेयर्डनेस से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन को देख सकते हैं, जो कि क्या करेगी, स्टेट लेवल की जो डाइवर्सिटीज हैं प्रायोरिटीज को लेकर, उसको यहाँ पर एक ग्रेटर सेंसिटिविटी हमें यहाँ पर मिलेगी। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हमारा जो पेस है उसको हम अच्छी से अचीव कर सकते हैं। तो स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन में। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज चाइना ओवरटेक्स द यूएस इन साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, वेरियस साइंटिफिक रिसर्च की जाती हैं यूएस में, और सबसे ज़्यादा जो पेपर्स पब्लिश होते हैं यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के जो पेपर्स पब्लिश होते हैं वो यूएस के होते हैं। आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। बट अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ, चाइना ने इसे क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। मतलब कि चाइना ने किसको, यूएस को ओवरटेक कर लिया है इन द पब्लिशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट में। तो आप ये यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो चाइना के पहले देखते हैं कि पेपर्स पब्लिश्ड बाय चाइना इंक्रीज फ्रॉम 3.09 लाख इन 2010 टू 6.69 लाख इन 2020। तो 2020 में 6.69 लाख चाइना ने यहाँ पे क्या किया, पेपर पब्लिश किए हैं। यूएस यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपका रहा, 4.56 लाख यहाँ पे पेपर पब्लिश किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो चाइना है वो क्या करता है, वेरियस प्रोग्राम्स लेकर आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि चाइना का एक फीचर देखेंगे 1000 टैलेंट्स। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2010 में, जिसमें उन्होंने, चाइना ने क्या किया था, जो वेरियस रिसर्चर्स थे उनको यहाँ पे अनकम्प्लिश किया था कि जो स्कॉलर्स हैं वो चाइना में आके क्या करें, रिसर्च करें। उन्हें यहाँ पर क्या किया जाएगा, वन टाइम उन्हें बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। जो रिसर्च के फंड्स होते हैं स्पेशल फंड्स दिए जाएंगे, यहाँ पे प्रायोरिटीज को ग्रांट किया जाएगा, उन्हें प्रिविलेजेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, उन्हें वीजा से रिलेटेड कोई भी, जैसे कि कोई चाइनीज यहाँ पर नहीं है और वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको हेल्प चाहिए किसमें, हाउसिंग में, इन सारी चीज़ों में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, चाइना जो स्कॉलर्स है, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको यहाँ पे अपनी तरफ अकम्प्लिश करना चाहता है, जिससे वो क्या कर सके, उसकी जो रिसर्च की फील्ड है ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से क्या हो, यहाँ पे पेपर पब्लिश हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक उनकी यंग वर्जन ऑफ स्कीम आती है, जिसमें उन्होंने जो यंग साइंटिस्ट हैं चाइना में, तो उनको यहाँ पे इनकरेज करने की बात करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, रिसर्च पर यहाँ पर काम करिए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि चाइना ने अभी हाल ही फिलहाल में किसको, यूएस को ओवरटेक कर दिया है इन साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट में। नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज 508 डिस्ट्रिक्ट्स इन कंट्री आर फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, मिनिस्ट्री रिपोर्ट। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है, मतलब टोटल यहाँ पे बात की जा रही है आपकी जो पार्लियामेंट कमेटी है। तो द डेटा वर रिवील्ड इन अ बुकलेट ऑफ मिनिस्ट्री प्रिपेयर द आउटलाइन इट्स अचीवमेंट्स इन द 9 ईयर्स ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी का 9 ईयर्स का पूरा कार्यकाल रहा, आप देखेंगे मिनिस्ट्री का अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, तो उसकी एक पूरी रिपोर्ट बताई गई। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि टोटल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओके, तो यहाँ पर 508 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्होंने ये अपने आप को क्या कहा है कि यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होती है, यहाँ पर फ्री फ्रॉम मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसको यहाँ पर सामने हमारे रखा है। ओके, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग से बात करते हैं तो 508 डिस्ट्रिक्ट इन अ कंट्री आर फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब बात होती है यहाँ पर टोटल 700 प्लस क्या है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से सिर्फ 508 डिस्ट्रिक्ट्स ने यहाँ पे कहा कि हम क्या है, फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग है, यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं की जाती है। बट स्टिल हम देखते हैं 700 जो प्लस यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 766 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, उसमें से हम क्या देखते हैं, सिर्फ 508 ने, बाकी जो आपके बचे हैं उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर क्यों नहीं किया फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। यहाँ पे अभी इसके मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड हम देखते हैं यहाँ पे एक स्कीम भी आती है
जिसमें मैन्युअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। तो देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं। मैन्युअल स्कैवेंजिंग क्या है कि इज अ डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटमेंट फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लैट्रिन्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक, गटर एंड सीवर्स। तो इनका काम क्या होता है मैन्युअल स्कैवेंजर्स का, ये क्या करते हैं, जो ह्यूमन एक्सक्रीशन होता है पब्लिक स्ट्रीट्स में, जो आपके सेप्टिक टैंक्स होते हैं, गटर्स होते हैं, उसको क्लीन करने का काम कौन करते हैं, मैन्युअल स्कैवेंजर्स करते हैं। तो यहाँ पर इसे क्या कहा गया है कि इंडिया बैंड दिस प्रैक्टिस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैन्युअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। तो 2013 के अंदर ये एक्ट आता है जिसके अंडर इस प्रैक्टिस को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है। इसे डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस के अंडर इसे क्या किया रखा गया है। ओके, अब इसके अंदर पूरी तरीके से बैन कर दिया, बस स्टिल हम क्या देखते हैं कुछ जगह पर स्टेट्स में, हमने यहाँ पे वेरियस, आपको अगर याद हो हमने छोटी छोटी न्यूज़ डिस्कस करी थी जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स है उनकी डेथ हो रही है, मैन्युअल स्कैवेंजर्स की यहाँ पर डेथ हो रही है। ओके, अब यहाँ पर इशू क्या आता है कि मैन्युअल स्कैवेंजिंग को अगर हम बंद कर देते हैं, हमने बैन कर दिया, तो जो लोग इस पर एम्प्लॉय है ना, मतलब जो लोग ये काम करते थे अब वो क्या काम करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम उन्हें यहाँ पर स्किल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनके लिए वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर और क्या आपका रिहेबिलिटेशन एक्ट भी आता है कि उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उन्हें वेरियस स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, उन्हें यहाँ पर अलग अलग जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनके लेवल की हैं उन्हें यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपका जो रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 में आता है। उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ पर देखते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। आपकी यहाँ पे नमस्ते स्कीम आती है जिसके अंडर ये जो आपका रिहेबिलिटेशन एक्ट है 2013 उसको यहाँ पर मर्ज कर दिया जाता है। ये आपका जो रिहेबिलिटेशन एक्ट है अब ये नहीं है, अब आपकी कौन सी है, नमस्ते स्कीम है। ये आपकी 2022 में लॉन्च होती है। इसका जो जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर एंड हम यहाँ पर देखते हैं एम्स टू इरेडिकेट अनसेफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पर एक तरीके से इसका जो मेन एम है आपका क्या है कि जो अनसेफ सीवर्स है उसको और सेप्टिक टैंक्स को जो प्रैक्टिस है उसको क्लीन करने की, उसको पूरी तरीके से हमें क्या करना है, खत्म करना है। इसके फीचर्स क्या क्या है हम देख लेते हैं नमस्ते स्कीम के। इसको पहला आइडेंटिफिकेशन, तो नमस्ते इनविसाज आइडेंटिफाइंग द सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर्स। तो यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक वर्कर्स है उन्हें क्या किया जाएगा, पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद उन्हें ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपी किट्स टू सेप्टिक टैंक वर्कर्स। यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं उन्हें पीपी की किट प्रोवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उन्हें ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद असिस्टेंट फॉर सेफ्टी डिवाइस टू सैनिटेशन रिस्पांस यूनिट। तो यहाँ पे जो सैनिटेशन रिस्पांस यूनिट है उन्हें यहाँ पे असिस्ट किया जाएगा, सेफ्टी डिवाइस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अंदर यहाँ पर जो हम देखते हैं आपकी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो स्कीम है, तो जितने भी यहाँ पर जो आपके सेप्टिक टैंक वर्कर्स होते हैं उनकी जो फैमिलीज होती हैं तो उनको इस स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा, इंश्योरेंस बेनिफिट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। उन्हें यहाँ पे लाइवलीहुड असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपका रिहेबिलिटेशन एक्ट था 2013 में उसमें भी यहाँ पे लाइवलीहुड असिस्टेंट का प्रोग्राम था। तो यहाँ पर द एक्शन प्लान विल प्रमोट मैकेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट एंड सब्सिडी। यहाँ पे सारी सब्सिडीज उनको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर मैसिव कैंपेन वुड बी अंडरटेकन जॉइंटली बाय यूएलबी एंड एनएस के एफ DC टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंटरवेंशन ऑफ नमस्ते। तो यहाँ पर ये IEC का पूरा कैंपेन है जिसमें यहाँ पे नमस्ते को क्या किया जाए, इंटरवेन किया जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैन्युअल स्कैवेंजिंग आप खुद ही सोच सकते हैं कितना ही डीह्यूमनाइजिंग यहाँ पर वर्क है। इसके कारण यहाँ पे जो वेरियस मैन्युअल स्कैवेंजर्स है उनकी हमें डेथ भी देखने को मिलती है। ये बहुत ही हजार्डस होता है। आप यहाँ पर देखते हैं कि वो कई बार उन्हें जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो विदाउट कपड़े ही यहाँ पे उस जो आपका सीवर होता है, सेप्टिक टैंक होता है, उसके अंदर जाते हैं फिर उसको क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को इसके कारण जो बहुत सारे वर्कर्स हैं उनकी यहाँ पे जान जाती है, इसलिए इस प्रैक्टिस को क्या किया गया, बैन कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज डॉक्टर मस्ट स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द लॉ ऑन रिपोर्टिंग पॉस्को ऑफेंस। तो यहाँ पर क्या है, पॉस्को एक्ट की बात की, कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है कि डॉक्टर्स को यहाँ पर जो पॉस्को एक्ट की जो रिपोर्टिंग होती है, मतलब कि यहाँ पे जो केस आ रहा है वो पॉस्को एक्ट के अंदर आ रहा है या नहीं, तो यहाँ पे डॉक्टर्स को स्ट्रिक्टली क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए। ठीक है, इसमें पूरा एक केस बताया गया कि डॉक्टर के पास एक केस आता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है उस बच्ची का कि वो 18 ईयर्स की है, 18 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स की है, तो मतलब वो माइनर की कैटेगरी में नहीं आती है। बट यहाँ पर जब इसको रिफ्यूज किया जाता है, जो पर्सन इस चीज को लेकर आता है वो कहता है कि जो लड़की है सिर्फ 12 ईयर्स की है। तो डॉक्टर्स के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्हें कंप्लाई करना चाहिए जब रिपोर्टिंग करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन जो केस आ रहा है आपको पॉस्को एक्ट के अंदर, तो उसमें
क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। अब हम पॉस्को एक्ट के बारे में देख लेते हैं। पॉस्को एक्ट क्या है आपका? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2000। तो ये आपका कब आता है? 2012 में आता है पॉस्को एक्ट। ओके, द एक्ट वॉज डिजाइन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट। ये एक्ट कब आता है आपका? 2012 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है कि जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है किसके साथ? सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी ऑफेंस, एज वेल एज टू प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंस। और यहाँ पे पॉस्को एक्ट को इसके रिलेटेड जो भी केस आते हैं तो यहाँ पर प्रोविजन है कि हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल कोर्ट्स में इसका ट्रायल इस ऑफेंस का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं सेलिएंट फीचर की बात करते हैं। ये जेंडर न्यूट्रल है, चाहे वो आपका बॉय हो या फिर गर्ल हो। ठीक है, तो ये कैसा है आपका? जेंडर न्यूट्रल है। अगर कोई भी माइनर है और वो अंडर एज है, मतलब 18 की अंडर है, मतलब 18 से पहले है, तो यहाँ पर ये पूरे जेंडर न्यूट्रल आपका पॉस्को एक्ट यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज विक्टिम्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। नॉट रिपोर्टिंग अब्यूज इज एन ऑफेंस। अगर आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी माइनर है, उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? अब्यूज हो रहा है, और आपने यहाँ पर आपको वो चीज पता है और आपने रिपोर्टिंग नहीं की है, तो यहाँ पे इसको ऑफेंस माना जाएगा। ओके, नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज। यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि मतलब कि मान लीजिए केस आपका 2-3 साल पहले हुआ हो, बट स्टिल आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं थे कि ये चीज़ गलत है, बट स्टिल आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर अवेयरनेस आ चुकी है, आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया है, तो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं अब्यूज़ की। अब इस चीज़ से हम रिलेटेड चाइल्ड अब्यूज जो इशूज है, इससे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है। तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज अ मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम विच नेगेटिवली इम्पैक्ट चिल्ड्रंस फिजिकल सेफ्टी, मेंटल हेल्थ, वेलबींग एंड बिहेवियरल आस्पेक्ट। तो यहाँ पर मल्टी लेयर प्रॉब्लम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से क्या आती है कि बच्चा यहाँ पे मेंटली सफर करता है, उसका जो बिहेवियरल आस्पेक्ट होता है उसमें यहाँ पे चेंजेस आते हैं, उसकी फिजिकल सेफ्टी के लिए यहाँ पर बात की जाती है। बट हम क्या देखते हैं कि इनफेक्टिव लेजिस्लेशन, यहाँ पे गवर्नमेंट इतना अच्छा एक्ट लेकर आ रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे जो चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज है उससे हम प्रोटेक्ट करने में उनको क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। इसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस क्या क्या है? लो कन्विक्शन रेट। यहाँ पे जो कन्विक्शन रेट है पॉस्को एक्ट के अंडर वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो देखिए, द रेट ऑफ कन्विक्शन अंडर पॉस्को एक्ट इज ओनली 32% इफ वन टेक्स टू एवरेज ऑफ द पास्ट 5 years एंड द परसेंटेज केसेस पेंडिंग 90। तो यहाँ पे जो हमारे केसेस है वो 90% तो पेंडिंग है, और कन्विक्शन रेट क्या है? 32% है। इसलिए ये जो केस हो रहा है बहुत ही ज्यादा, मतलब कि ये जो एक्ट है वो इनफेक्टिव हमें नजर आ रहा है। जुडिशियल डिले होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? काथुआ रेप केस की। इसमें यहाँ पे 16 मंथ्स लगे थे एक्यूज को कन्विक्ट करने में। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना ज्यादा डिले होता है। अनफ्रेंडली टू चाइल्ड, चैलेंजेस रिलेटेड टू एज डिटर्मिनेशन टू चाइल्ड। अब यहाँ पे चाइल्ड का एज डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर इस एक्ट के अंदर जो केस है वो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। ओके, एम्प्लीफिकेशन ड्यू टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल है, ये सारी चीज़ों का एम्पलीफाइड बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे जो चाइल्ड्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ अब्यूज़ और ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि अब्यूज़ लाइक ऑनलाइन बुलिंग, हरेसमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हैव ऑल्सो इमर्ज। तो ये सारी चीज़ें इमर्ज हो रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो सेक्शुअल अब्यूज़ है बच्चों के साथ वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट ये एक्ट हमें इतना ज़्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा है। ओके, ये एक्ट तो बहुत अच्छा है, बट इसका जो लेजिस्लेटिव इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज को हमें क्या करना होगा? एड्रेस करना होगा। ओके, तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।